नमस्कार। प्लस वन एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो अंक में हम जानेंगे इतिहास से संबंधित सिंधु घाटी सिविलाइजेशन के बारे में, जिसको कई नामों से हम जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता बोलते हैं या सिंधु सभ्यता बोलते हैं। सरस्वती सभ्यता भी बोला जाता है। घग्गर हाखरा इसका जो सरस्वती का पुराना नाम था, उसके आसपास ही सबसे ज़्यादा यहाँ पे खोजें मिली, सभ्यता के स्थल मिले, तो हम इसको सरस्वती सभ्यता भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इस सभ्यता से जुड़े हुए मुख्य तथ्य, वो तथ्य जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जो कंपटीशन के एग्ज़ाम है उस आधार पे ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता एक ताम्र पाषाणिक सभ्यता है। इस वीडियो में जितने भी ये कलरफुल लेटर्स लिखे गए हैं ये एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं। ऐसे ही शाब्दिक जो प्रश्न होते हैं डायरेक्ट वर्ड्स में पूछे जाते हैं, उनको आधार मान के ये तैयार किया गया है वीडियो। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट बनता है, सिंधु सभ्यता एक ताम्र पाषाणिक सभ्यता है जो आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। सिंधु सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। वहाँ पे बहुत सारे लेटर्स मिले हैं मोहरों पे, 450 से ज़्यादा, लेकिन उनकी लिपि जो है अभी डिकोड नहीं की जा सकी है। 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा के टीले का उल्लेख चार्ल्स मैसन ने किया था। दजला, फरात, नील घाटी सभ्यताओं की समकालीन यह सभ्यता अपने विशिष्ट नगर निर्माण, जल निकासी आदि के लिए प्रसिद्ध है। तो ये सभ्यता शुरू कहाँ से होती, खोज कहाँ से होती, किसने पता लगाया, इसके बारे में अब हम थोड़ा सा जानेंगे। उसके पीछे क्या इतिहास है। 1856 में कराची से लाहौर के मध्य रेलवे लाइन के निर्माण के दौरान बर्टन बंधुओं द्वारा हड़प्पा स्थल की सूचना सरकार को दी गई। सब लोग जानते हैं अपनी जो पहली ट्रेन यहाँ पे चली थी मुंबई से ठाणे, 1853 में चली थी। इसी क्रम में 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के निर्देशन में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप फोटो देख रहे हैं पीछे। 1902 में लॉर्ड कर्जन द्वारा जॉन मार्शल को भारतीय पुरातात्विक विभाग का महानिदेशक बनाया गया। तो ये इसके इतिहास के परिप्रेक्ष्य में कुछ तथ्य हैं, कैसे शुरुआत हुई खोज की। खोजकर्ता के बारे में बात करते हैं तो सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के निदेशक थे। इनके ही निर्देशन में अपने भारतीय जो मेन लोग हैं, दयाराम साहनी 1921 हड़प्पा पंजाब मोंटगोमरी जो स्थल की खोज की, उन्होंने खुदाई करवाई। और दूसरे थे रखालदास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो सिंध लारकाना जिला में, जहाँ पे खुदाई करवाई गई थी। ये वो लोग हैं जिनकी फ़ोटो हमने यहाँ लगाई है। सर जॉन मार्शल, बीच में है रखालदास बनर्जी और ये दयाराम साहनी। दयाराम साहनी के पश्चात 1926-27 से 1933-34 तक माधवराव स्वरूप वत्स के निर्देशन में हड़प्पा में खुदाइयाँ की गईं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सन 1946 ईस्वी में सर मार्टिनर व्हीलर के निर्देशन में उद्खनन कार्य किया गया। हड़प्पा की सभ्यता वर्तमान दक्षिण एशिया के विस्तृत क्षेत्र में फैली थी। इस सभ्यता का विस्तार पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिम सीमांत का एक भाग कठियावाड़, गंगा, यमुना आदि तक फैला हुआ था। तो ये मैप से बताने की कोशिश की गई है। क्वेश्चन आता है इस तरीके से कि इसका जो फैलाव है कहाँ से कहाँ तक फैला था। तो जब पूर्वी भाग की बात हम करेंगे तो जो उत्तर प्रदेश में मेरठ है या पूर्वी भाग आलमगीरपुर जो है, यहाँ इसका सबसे पूर्वी भाग था। इसी तरह उत्तर की बात की जाए तो उत्तरी भाग मांडा, अखनूर जो जम्मू कश्मीर में पड़ता था, वहाँ पे इसका उत्तरी भाग का छोर था। और वेस्ट में बात की जाए, पश्चिम में बात की जाए तो सुद कंडेडोर बलूचिस्तान में पड़ता है भाग, वहाँ पे। इसी तरह दक्षिण भाग में बात की जाए तो दैमाबाद, दायमा लिखने का तरीका अलग अलग होता है, कहीं पे दैमा लिखा होता है, कहीं पे दायमा लिखा होता है। तो दैमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में इसका सबसे दक्षिण भाग पड़ता है। आगे सिंधु सभ्यता की तिथि का निर्धारण कैसे किया गया, इस पे विद्वानों में पहले मतभेद रहा, लेकिन बाद में आधुनिक टेक्नोलॉजी के द्वारा इस विषय को भी सुलझा लिया गया। तो सबसे पहले जब सर जॉन मार्शल ने तिथि का निर्धारण किया तो उन्होंने बताया कि 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व के इसकी तिथि उन्होंने बताई थी। फिर रेडियो कार्बन C14
जो होता है पद्धति द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई और इसी को विद्वान स्वीकार कर चुके हैं। अब इसमें से कुछ पॉइंट्स बन जाते हैं कि ये जो निवासी हैं यहाँ के वो कहाँ किस स्थल के थे। तो निवासी जो हैं भूमध्य सागरी एवं द्रविड़ थे। ये कंट्रोवर्सी आती है कि वो निवासी जो हैं आर्य तो नहीं थे, आर्य और द्रविड़ का चलता रहता है। एक नई खोज भी चल रही है राखीगढ़ी में, ये खोज पूरी हो जाएगी, जो जीन मिला है उसके आधार पे नई खोजें होंगी, नए तथ्य गढ़े जाएंगे, तो हो सकता है ये सारी अभी तक की जो खोज है, जो ज्ञात हुआ है हमको, ये सब बेकार भी हो सकता है। तो फिलहाल अभी तक जो हमें ज्ञात है उसके आधार पे दूसरी बात है, सबसे पहले कपास उपजाने की विधि का ज्ञान जो है सिंधु वासियों को ही हुआ था। तो ये भी एक कपास उपजेगा तो इसका मतलब क्या है भाई, कपड़े उपड़े पहनने के लिए तो वो लोग आविष्कार कर ही चुके हैं कपड़े पहनने का। इसी तरीके से सिंधु मोहरों पर अंकित जो पशु हैं उनमें से जो देखे गए हैं आकृतियाँ, उनमें से हिरन है, एक श्रृंगी पशु है, बाघ है, वृषभ है, गैंडा है, भैंसा है, इनके चित्र वहाँ पे अंकित हैं। सिंधु सभ्यता के लोग शेर से परिचित नहीं थे। क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीएससी में। सिंधु घाटी क्षेत्र में कुबड़दार और कुबड़ रहित सांड हाथी का कपाल मोहनजोदड़ो में मिला। कुत्ता, बिल्ली, गधे, ऊंट तथा घोड़े की अस्थियाँ ये भी मोहनजोदड़ो में मिली प्राप्त की गई हैं। सैंधव मुद्रा का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय एक श्रृंग पशु है, जबकि धार्मिक पवित्रता की दृष्टि से कुबड़ वाला बैल सबसे महत्वपूर्ण था। तो ये वो आकृतियां हैं जो प्राप्त हुई हैं खुदाई में, जिनके आधार पे ये सब जानकारी इकट्ठी की गई। संभवतः ऐसा हुआ होगा, इस पे जो है विचार विमर्श किया गया। मोहनजोदड़ो से मिली एक मुद्रा पर पशुपति शिव की आकृति के साथ हाथी, बाघ, गैंडा, भैंसा दिखाए गए हैं। उनके आराध्य देव हैं जिनको पशुपति शिव कहा गया। आज जिनको हम भगवान शिव के नाम से जानते हैं, इनके सापेक्ष हम देखते हैं। इसी प्रकार एक अन्य मुद्रा पर उपरोक्त 4 पशुओं के साथ बिच्छू भी दिखाया गया है। ये सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। 7वां, कालीबंगा से प्राप्त एक मुद्रा पर व्याघ्र का भी अंकन किया गया है। सिंधु घाटी के अधिकांश मुद्राएं सेलखड़ी से निर्मित की जाती हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, सेलखड़ी से मुद्राएं निर्मित की गई थी। व्यापार के बारे में हम जानेंगे। सिंधु सभ्यता का आंतरिक एवं बाह्य व्यापार दोनों प्रकार का व्यापार जो है विकसित स्थिति में था। जैसे इसमें चांदी, लाजवर जो है वो अफगानिस्तान का एक विशेष क्षेत्र था, बदख्या क्षेत्र, जहाँ से लाजवर जो है अच्छी खासी मात्रा में प्राप्त किया जाता था। इसी तरह फिरोजा, टिन एवं चांदी जो है ईरान से मंगाई जाती थी। तांबा राजस्थान में भी खिचड़ी जगह जो है वहाँ से आयात किया जाता था। शंख कच्छ से, स्वर्ण दक्षिणी दक्कन से प्राप्त किया जाता था। अफगानिस्तान के सोर्तगुई नामक पुरास्थल के उत्खनन से सिंधु सभ्यता के पुरावशेष मिले हैं। और एक बात यह है कि ये कहाँ पे हैं, तो मुंडीगाग और सुतगुई नामक स्थान अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वत के उत्तर में स्थित हैं। 10वां पॉइंट हमारा बनेगा स्नानागार, जो वहाँ सबसे बेहतरीन अगर कोई इमारत मिली है खुदाई में तो वो था एक वृहद स्नानागार जो मोहनजोदड़ो मिला। 2 मंजिला सीढ़ियों का बना हुआ था और इसका नाप यहाँ पे दिया गया है कि इतना वृहद स्विमिंग पूल, आज हम के संदर्भ में बात करें तो स्विमिंग पूल हमको प्राप्त हुआ है। अन्नागार, जो अन्न उपजाते थे, मेन उनका अन्न गेहूँ और जौ था, तो उसकी भंडारण की भी व्यवस्था जो है सिंधु सभ्यता के लोगों ने कर रखी थी। वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों जगहों पे मिला है। जो बड़ी इमारत प्राप्त हुई है अन्नागार की, वो मोहनजोदड़ो में है, जिसकी नाप आपको नीचे लिख दी गई है 45.72 गुणित 22.86 मीटर। मापन की इकाइयाँ 16 के अनुपात में थीं, तौल की इकाइयाँ 16 के अनुपात में थीं, 1, 2, 4, 8, 32, 64, 160 करके। तो इसमें एक और बात ये आती कि ये सभ्यता का पतन कैसे हुआ, तो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। पहली बात मार्शल एस.आर. राव के द्वारा जो बताई गई वो ये है कि सिंधु सभ्यता के पतन का कारण बाढ़ है, यानी नदियों में बाढ़ आई और ये सभ्यता
नष्ट हो गई। फिर दूसरा, एच.टी. लैम्ब्रिक ने बताया कि नदियों के प्रवाह मार्ग में परिवर्तन हो गया। पानी की कमी यहाँ पे भी दर्शाया जा रहा है। तीसरा एक बताया गया, इस पे ज़्यादा विद्वान सहमत नहीं है, फिर भी शिल्प एवं उद्योग धंधों के उत्पादन घटने के कारण विदेशी व्यापार में घाटा हो रहा था, जिसकी वजह से ये सभ्यता नष्ट हुई। और चौथा जो है, जिसको वी गॉर्डन चाइल्ड, एम व्हीलर, स्टुअर्ट पिगट जैसे विद्वानों ने कहा कि आर्यों के आक्रमण को पतन का कारण माना गया है। तो अब हम लोग जानेंगे यहाँ पे आवास निर्माण की व्यवस्था क्या थी। तो 3 तरीके के आवास जो हैं यहाँ से मिले हैं खुदाई में, जिन पे अनुमान लगाया गया है कि ये आवासीय भवन है। एक विशाल भवन मिले हैं और कुछ सार्वजनिक पब्लिक प्लेस मिले हैं, जैसे स्नानागार और अन्नागार। मोहनजोदड़ो में आवास निर्माण में कभी चूना गारा का प्रयोग नहीं हुआ। गारे के रूप में मिट्टी का प्रयोग मुख्यतः किया गया है। जिप्सम का प्रयोग भी किया गया है, लेकिन कम किया गया है। मेन जो काम था वो मिट्टी को ही गारे के रूप में प्रयोग किया गया है। लेकिन एक चीज़ गौर करने की है कि जो नालियों में प्रयोग हुआ है, जो नालियाँ बनी हुई थी, विकसित नालियाँ थी वहाँ की पानी निकालने के लिए, उनमें ज़रूर जो है प्रयोग किया गया है चूने का, क्योंकि वहाँ पानी रिसने के लिए, बचाने के लिए चूने का प्रयोग किया गया। मोहनजोदड़ो की केवल एक ही इमारत महास्नानागार में बिटुमिन का प्रयोग किया गया है। ये क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। हड़प्पा वासियों को मेहराबों के निर्माण का ज्ञान नहीं था। प्रत्येक आवासीय भवन के बीच में एक रसोई घर तथा एक स्नान घर बना होता था। अधिकांश घरों में एक कुआं भी होता था। नगरों में सड़कों तथा गलियों, जल एवं मल की निकासित पकी हुई ईंटों की बनी हुई नालियों की व्यवस्था थी। सैंधव निवासियों को स्तंभों के निर्माण की भी जानकारी थी। मोहनजोदड़ो के दुर्ग के दक्षिण भाग में 750 वर्ग मीटर आकार के एक विशाल सभा भवन की रूप रेखा मिली है, जिसकी छत 20 स्तंभों पर टिकी है। सड़कें कैसी थीं? तो सड़कें गलियां नियोजित थीं। मुख्य मार्ग उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर जाते थे तथा सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। यानी नगर व्यवस्था बहुत ही विकसित थी। चिकोटी पद्धति, ये भी पूछा गया है, चिकोटी पद्धति क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किया जाता था, जिसको चिकोटी पद्धति कहा गया है। अंत्येष्टि प्रथा, तो ये हड़प्पा से खुदाई में निकले हुए कुछ आभूषण हैं, जिनको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ये 3 तरीके से होता था: पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। पूर्ण समाधिकरण का मतलब है जब मृत शरीर को मिट्टी के नीचे दफन कर दिया जाता था पूर्णतया, उसके आभूषणों, उसके गहनों के साथ में, तो वो पूर्ण समाधिकरण होता था। आंशिक में जो मृत शरीर है उसको चील को वे पहले खा लिया करते थे, उसके बाद जो बचता था उसको दफन किया जाता था। दाह संस्कार, दाह करना। तो समाधिकरण सामान्यतः जमीन में गड्ढा खोदकर बनाई जाती थी, जिसमें शरीर के साथ मिट्टी के बर्तन, आभूषण, उपकरण, दीप, दर्पण आदि अंत्येष्ट सामग्रियां रखी जाती थीं। सामाजिक व्यवस्था, मातृ देवी की पूजा तथा मोहरों पर अंकित चित्र से पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता मातृ सत्तात्मक थी। अनेक वर्गों में, जैसे पुरोहित, व्यापारी, अधिकारी, शिल्पी, जुलाहों एवं श्रमिकों में विभाजित था। आर्थिक जीवन, हड़प्पा वासियों की अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन, दस्तकारी और समृद्ध आंतरिक एवं बाह्य व्यापार पर आधारित थी। तो कृषि के जो साक्ष्य हमको मिले हैं कुछ, जैसे कालीबंगा है, तो राजस्थान में जो एरिया पड़ता है वहाँ पे लकड़ी के हल का प्रयोग जो है पता चलता है कि यहाँ लकड़ी के हलों का प्रयोग किया जाता था। इसी तरीके से 9 प्रकार की फसलों की पहचान की गई है, जिनमें चावल, जो मेनली गुजरात और राजस्थान का एरिया, वहाँ इसके अवशेष भी मिले हैं। गेहूँ, इसकी 3 किस्में प्राप्त हो चुकी हैं। जौ 2 किस्में प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा खजूर है, तरबूज है, मटर है, राई है, तिल है, सरसों है। इनका प्रयोग हड़प्पावासी करते थे। ये खाद्यान्न की बात है, इसलिए फसलों की बात है। इसके अलावा कपास तो वो करते ही थे, पहले भी हम जान चुके हैं। लिपि,
सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह एवं 250 से 400 तक अक्षर हैं। हड़प्पा लिपि भाव चित्रात्मक, जिसको पिक्टोग्राफ बोला जाता है, और लिखावट जो है वो दाईं ओर से बाईं ओर की तरफ की जाती थी। हड़प्पा लिपि का सबसे पुराना नमूना 1853 में मिला था और 1923 तक पूरी लिपि पता चल गई थी, किंतु अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं हड़प्पा सभ्यता के या सिंधु घाटी सभ्यता के, जो हमें पता चले हैं। अब इसमें जो प्रमुख स्थल हैं, जो खुदाई में स्थल प्राप्त किए जा रहे हैं, उनकी संख्या 350 से ज़्यादा है। लेकिन जो प्रमुख स्थल हैं जिनके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं वो हैं जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपण, सुतकेडोर, लोथल, कालीबंगा, चुनतड़ो, आलमगिरी, धौलवीरा, राखीगढ़ी, रंगपुरा। तो इन सभी उत्खनन जो स्थल हैं इनकी खोज की जा चुकी है अलग अलग समय में, आज भी खोज जारी है। ये किस नदी के किनारे किस हिस्से में थे और यहाँ से क्या क्या हमको मिला है, ये सब आगे जो है डिटेल में पढ़ने की चीज़ है। इस जैसे कि इसमें आधुनिक नाम क्या हो गया है, अगर हम भोगावा की बात करें या राखीगढ़ी की बात करें, तो राखीगढ़ी में अभी भी एक दुनिया नीचे जो है बसी हुई दिखाई दे रही है खुदाई में। तो उसको हिसार, जो आज हम बोलते हैं हिसार जगह, वहाँ पे ये राखीगढ़ी दफन है। या धौलवीरा है, कादो टापू बोलते हैं उसको, भेडाना मतलब हरियाणा, भोगाव मतलब जो सौराष्ट्र एरिया है। ये सब जो कच्छ है या मेरठ है या गंगा नहर है, पंजाब है, सिंधु है, इन सब के नीचे दफन एक दुनिया थी। उसके बारे में डिटेल हम पढ़ेंगे दूसरे वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही।